हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और आज हम पढ़ेंगे दोपहर का भोजन। ये कहानी लेखक अमरकांत द्वारा लिखी गई है और ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जो गरीबी से जूझ रहा है। अब इस परिवार का गरीबी से जूझने का कारण ये है कि परिवार की मुखिया की अचानक नौकरी चली जाती है, जिसकी वजह से परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। परिवार के सदस्यों को भरपेट भोजन तक नसीब नहीं हो पा रहा है। पूरा परिवार इतना दुखी, इतना परेशान और इतना हताश है। वो बस सोच रहे हैं, उन्हें अपनी इस हालत पे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। तो इस संकट की घड़ी में, इस ऐसी परेशानियों की घड़ी में, जो सिद्धेश्वरी हैं, इस घर की गृहिणी, मुखिया की पत्नी, इस संकट की घड़ी में वो अपने परिवार को टूटने से बचाने का हर संभव प्रयास करती हैं, हर संभव कोशिशें करती हैं। परिवार को जोड़े रखने के लिए वे झूठ का सहारा भी लेती हैं। एक सदस्य से दूसरे सदस्य की तारीफें करती हैं, जिससे वो थोड़ा खुश हो सके। वे अपने परिवार के सदस्यों के सामने एक दूसरे की कमी ना बताकर उनकी बातों को छुपाती हैं, जिससे किसी भी सदस्य को मानसिक कष्ट ना हो, कोई डिप्रेशन ना हो, कुछ दिक्कतें ना हो। ऐसा झूठ जो किसी की भलाई के लिए बोला जाए, उसे बोलने में कोई बुराई नहीं। तो कहानी में कुल 5 कैरेक्टर्स हैं। पहला कैरेक्टर है सिद्धेश्वरी का। सेकंड कैरेक्टर है सिद्धेश्वरी के पति मुंशी चंद्रिका प्रसाद, जो 45 साल के हैं। उनके 3 बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा रामचंद्र, जो 21 साल का है। मझला बेटा मोहन, जो कि 18 साल का है। और सबसे छोटा बेटा प्रमोद, जो कि 6 साल का है और वो कुछ बीमार है। अब जो कहानी शुरू होती है, जिसमें सिद्धेश्वरी देवी खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा देती हैं और दोनों घुटनों के बीच सर रखकर शायद पैर की उंगलियां या जमीन पर चलते चींटियों को देखने लगती हैं। तो अचानक उन्हें लगता है कि उन्हें तो बहुत ज़्यादा देर से प्यास लगी, उन्होंने पानी नहीं पिया। और फिर वो जल्दी से उठती हैं और उठ के गागरे से लोटा भर कर पानी लेकर वो गट चढ़ा जाती हैं। अब क्योंकि असल में उन्हें भूख लगी थी बहुत तेज, तो उनके घर में इतना ज़्यादा खाना नहीं था कि वो किचन में जाके खाना खा लें, क्योंकि बाकी लोगों ने भी खाना था, इसलिए उनके पास इतना खाना नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी भूख मिटाने के लिए ढेर सारा, एक लोटा भर के उन्होंने पानी पी लिया। अब जब उन्होंने खाली पेट पानी पिया, तो वो इतना ढेर सारा पानी जब खाली पेट में गया, तो वो उनको कलेजे में एकदम से जोर से लग गया, जिसकी वजह से वो हाय राम कह के ज़मीन पर लेट गई। यानी खाली पेट में जब इतना सारा पानी पिएंगी, उससे उनकी अजीब सी तबीयत खराब हो गई। लगभग आधे घंटे तक उसी तरह से वो पड़े रहने के बाद उनकी जी में जी आया, उनको थोड़ा ठीक लगा। फिर वो बैठ गई और आंखों को मल मल कर इधर उधर देखने लगी। फिर उनकी नज़र पास ही में एक टूटे खटोले पर सोए हुए अपने 6 साल के बेटे प्रमोद पर जम गई। जो लड़का था वो नंग धड़ंग पड़ा था। उसके गले और छाती की हड्डियां साफ दिखाई दे रही थी, बिल्कुल कंकरी जैसा सूख गया था, एकदम बेजान पड़ा था। और उसका पेट हंडिया की तरह गोल फूला हुआ था। उसका मुंह खुला हुआ था और उस पर अनगिनत मक्खियां उड़ रही थी। वह उठी, बच्चे के मुंह पर अपना एक फटा गंदा ब्लाउज डाल दिया और एक आध मिनट सुन्न खड़ी रहने के बाद बाहर दरवाजे पर जाकर किवाड़ की आड़ से गली निहारने लगी। अब सिद्धेश्वरी ने देखा कि उसका बड़ा बेटा घर की तरफ ही आ रहा है और फिर वो जल्दी से सिद्धेश्वरी किचन की तरफ चली गई। और जैसे ही वो किचन की तरफ गई, रामचंद्र घर में घुसा और आगे वो चौकी पे बैठा। बैठने के बाद बेजान सा वहीं पे लेट गया। उसका मुंह इतना ज्यादा लाल हो रखा था, उसके बाल एकदम उजड़ रखे थे और उसके फटे पुराने जूतों पर काफी सारी गर्दा और मिट्टी जमी हुई थी। सिद्धेश्वरी की पहले हिम्मत नहीं हुई कि उस अपने बेटे के पास जाए। उसे लगा शायद उसने बहुत काम किया है, बहुत बेचारा थका हुआ है, तो उसकी हिम्मत नहीं हुई अपने बेटे के पास जाने की। फिर उसे वहीं वो खड़े दूर से निहारती रही। लेकिन जब 10 मिनट तक उसका बेटा है वो उठा नहीं, रामचंद्र नहीं उठा, तो वो थोड़ा सा घबरा गई और पास जाके पुकारने लग गई, बड़कू बड़कू। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो वो और ज्यादा डर गई और अपने बेटे की नाक के पास हाथ उसने रख दिया कि सांसें तो चल रही हैं, सांसें ठीक चल रही थी। फिर सर पर हाथ रख कर देखा कि बुखार तो नहीं है। हाथ के स्पर्श से जो रामचंद्र ने आंखें खोली, पहले उसने माँ की ओर सुस्त नजरों से देखा, फिर झट से वो उठकर बैठ गया, जूते निकाले, हाथ पैर धोए, उसके बाद वो चौकी पर आके खाने के लिए बैठ गया।
अब सिद्धेश्वरी ने पूछा कि खाना तैयार है, यही लाऊं क्या? तो रामचंद्र ने सबसे पहले पूछा कि बाबूजी खा चुके, यानी अब मेरे पिताजी खाना खा चुके? तो सिद्धेश्वरी ने बोला हाँ हाँ, वो आते ही होंगे अभी। अब जो रामचंद्र था उसकी उम्र बताई गई है कि 21 साल है और वो लंबा दुबला पतला गोले गोरे रंग का, बड़ी बड़ी आंखें थी और वो एक लोकल समाचार पत्र के दफ्तर में प्रूफ रीडिंग का काम सीखता था और पिछले साल ही उसने इंटर पास किया था। अब सिद्धेश्वरी देवी जो थाली लेकर आती हैं और उसके सामने वो रख देती हैं, पास ही बैठकर वो पंखा झलने लगती हैं। अब रामचंद्र खाने की और बहुत एक्साइटेड होके वो देखते हैं और खाने में कुल सिर्फ 2 रोटियां थी, भर कटोरी पनियाई दाल थी और चने की तरकारी थी। अब रामचंद्र ने रोटी तोड़ते हुए पूछा और गले में डालते हुए पूछा कि मोहन कहाँ है? इतनी धूप हो रही है, अभी तक नहीं दिखाई दे रहा। तो अब मोहन जो था वो सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का था, उसकी उम्र 18 वर्ष थी, यानी रामचंद्र से वो छोटा था और इस साल ही हाई स्कूल का इम्तिहान देने की वो तैयारी कर रहा था। वो नामालूम घर से सुबह से कब से वो गायब था और सिद्धेश्वरी को खुद ही नहीं पता था कि वो कहाँ पे गया है। लेकिन उसने सोचा अगर उसके भाई को मैं ये बताऊंगी कि वो गायब है कब से नहीं पता, तो वो उसका बड़ा भाई गुस्सा हो जाएगा कि बहुत बदतमीज है और अभी तो खाना भी नहीं खाया, खाली पेट है, उसे और ज्यादा गुस्सा आएगा, वैसे इतनी प्रॉब्लम्स है घर में और फालतू प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, लड़ाई हो जाएगी। तो उसने झूठ बोलते हुए कह दिया कि नहीं नहीं, झूठ मूठ उसने कह दिया कि किसी लड़के के यहाँ ना वो पढ़ने गया है, अभी आता ही होगा, दिमाग तो बड़ा तेज है उसका, हमेशा उसका जो ध्यान है वो पढ़ाई में लगा रहता है, हमेशा पढ़ाई की बातें करता रहता है। तो रामचंद्र ने कुछ नहीं कहा, बट असल में होता क्या है, जो उसका जो बेटा होता है वो बिल्कुल भी मोहन पढ़ाई में अच्छा नहीं होता, लेकिन उसने झूठ बोल दिया रामचंद्र को खुश करने के लिए कि नहीं वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है, बहुत अच्छा उसका मन पढ़ाई में लगता है। फिर रामचंद्र ने सुनने के बाद कुछ नहीं कहा, एक टुकड़ा मुंह में रखा, उसके बाद ग्लास भर के उसने पानी पी लिया, फिर वो खाने में लग गया और वो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े तोड़ कर धीरे धीरे उन्हें चबा रहा था, बहुत आनंद से, बहुत ही इंजॉय करके वो खाने को खा रहा था एज अ रिस्पेक्ट। तो सिद्धेश्वरी अब अपने बेटे को देखी जा रही थी, फिर उसने वापस से उससे कहा कि वहाँ कुछ हुआ क्या, यानी जॉब का तुम्हारा हुआ क्या, जो जॉब तुम्हें कहीं मिली क्या? तो रामचंद्र ने बहुत ही उदास होकर अपनी माँ की ओर देखा और कहा कि रूखाई से उसने बोला कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, यानी उसे अभी कोई जॉब नहीं मिली है। अब सिद्धेश्वरी देवी चुप ही रही, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा धूप बाहर तेज थी और जो बेटा जो उसके खटोले पे सोया हुआ था, वो जो बीमार बेटा था, वही सबसे छोटा वाला प्रमोद, उसकी जो सांसें जो चल रही थी उसका खर खर साउंड आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा बीमार है। तो रामचंद्र ने पूछा कि ये जो सबसे छोटे भाई के बारे में पूछा कि प्रमोद खा चुका? तो सिद्धेश्वरी ने प्रमोद की ओर देखते हुए कहा हाँ हाँ खा चुका, रोया तो नहीं था? रामचंद्र ने पूछा कि ये भाई जो है बीमार है, अभी रोया तो नहीं था? तो सिद्धेश्वरी देवी ने फिर झूठ बोला, जरूर वो बेचारा रोया था, उसे भूख लगी होगी, उसे कुछ खाने का मन होगा। लेकिन सिद्धेश्वरी देवी ने झूठ बोल दिया कि नहीं नहीं, अब तो वो बहुत समझदार हो गया, बिल्कुल भी नहीं रोता, अब तो वो बहुत होशियार हो गया है और कहता है कि जब बड़ा भैया है, बड़े के भैया के यहाँ जाऊंगा, यानी जहाँ भैया काम सीखते हैं मैं वहां भी बड़े होके काम सीखूंगा। और ऐसा लड़का, और वो कुछ कहने वाली होती है आगे, लेकिन उनके गले में जैसे कुछ अटक सा जाता है, वो आगे ना बोल नहीं पाती। फिर वो कहती है कल प्रमोद ने रेवड़ी खाने की जिद पकड़ ली थी, मतलब रेवड़ी खाने की जिद पकड़ ली थी, उसके लिए 1.5 घंटे तक रोने के बाद बेचारा वो सोया था। तो वो काफी आश्चर्य से जो रामचंद्र है अपनी माँ की ओर वो देखने लगता है, फिर उसे सर नीचे करके वो तेजी से खाने लगता है। अब थाली में 2 रोटियां थी, अब 1 रोटी बची थी थाली में और रोटी का बस एक टुकड़ा रह गया था, यानी बस 2 रोटियों में से एक ही जरा सा टुकड़ा रह गया था। तो सिद्धेश्वरी ने उठते हुए कहा कि हाँ मैं और लेके आऊँ, मैं एक और रोटी लेके आती हूँ। तो रामचंद्र ने हाथ से मना करते हुए हड़बड़ा के बोला नहीं नहीं, जरा भी नहीं, मेरा पेट पहले ही भर चुका है, मैं तो ये भी छोड़ने वाला था, अब नहीं खा पाऊंगा। तो सिद्धेश्वरी जिद करती है अच्छा आधी ही सही, आधी ही सही। तो रामचंद्र एकदम बिगड़ उठता है, गुस्से से कहता है अरे ज्यादा खा के आप बीमार करना चाहती हैं क्या मुझे? मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं ज्यादा खाऊंगा। तुम लोग जरा भी नहीं सोचते, बस अपनी जिद, भूख रहती तो मैं खुद ही ले लेता।
अब जो सिद्धेश्वरी जहाँ थी वो वहीं बैठी रही। अब आप यहाँ पर रामचंद्र की होशियारी को देख सकते हैं कि किस तरह से उसे पता है कि उसके घर में कितनी परेशानियां हैं। उसके घर में खाने को भोजन नहीं, इतना भी उसके घर में खाना नहीं कि सब लोग भरपेट खाना खा सके, इसलिए उसने ऐसा कहा। अपनी माँ का दिल रखने के लिए कहा कि उसकी माँ को कहीं बुरा ना लगे, और उसने ऐसा इसलिए कहा कि नहीं माँ, मेरा पेट भर चुका है, मुझे और नहीं खानी। भला बताइए 21 साल का लड़का क्या एक रोटी से उसका पेट भरेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने अपनी माँ का दिल रखने के लिए कहा कि नहीं माँ, मुझे नहीं खाना, इसलिए कि उसकी माँ को बुरा ना लगे कि उसका बेटा भूखे ही पेट उठ रहा है, उसका पेट ही नहीं भरा, एक रोटी से कैसे उसका पेट भरेगा, और उसकी माँ को बुरा ना लगे कि मेरा बेटा बेचारा इतना दिन भर काम ढूंढते ढूंढते आया है और एक रोटी खा के जा रहा है खाली पेट, कैसा उसको लग रहा होगा। तो उसकी माँ को बहुत बुरा लगेगा अपनी माँ को संभालते हुए, और इसलिए भी अगर वो खाना मांग भी लेता तो उसके घर में खाना नहीं था तो बाकी लोग क्या खाते। तो इस समझदारी को समझते उसने कहा नहीं, मुझे नहीं रोटी चाहिए, और इस तरह से उसने बोला कि माँ को लगे सच में कि हाँ उसका पेट भर गया है। तो खैर अब उसकी माँ बैठ जाती है और वो खाना खा पी के वो चला जाता है। तभी वहाँ पे मंझला लड़का मोहन आता है। आते ही वो हाथ पैर धोकर खाने के लिए बैठ जाता है। वो कुछ सांवला था, उसकी आंखें छोटी थी और उसके चेहरे पे चिचक के थोड़े से दाग थे, और वो भी बेचारा दुबला पतला था अपने भाई की तरह, और ज्यादा लंबा भी नहीं था। तो सिद्धेश्वरी देवी ने उसके सामने थाली रखी और उससे सवाल किया, कहाँ गए थे बेटा? भैया पूछ रहा था, यानी बड़ा भाई पूछ रहा था। अब आप देख सकते हैं कि बड़े भाई ने तो बिल्कुल भी हाँ पूछा था उसने, लेकिन अभी आगे देखिए वो क्या क्या बोलती है। तो मोहन एक निवाले को अंदर डालते हुए कहता है कि हाँ कहीं तो नहीं गया था, मैं तो यहीं पे था। अब सिद्धेश्वरी देवी बैठ के वहीं पे उसका पंखा जलती रहती है और कहती है कि बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफें कर रहा था, कह रहा था मोहन बड़ा दिमागी होगा, उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में लगी रहती है। ये कहकर वो अपने बेटे को देखने लगी। अब मोहन अपनी माँ की बातें सुनकर हल्का सा मुस्कुराया, फिर से खाने में जुट गया। अब उसकी माँ ने भी उसे 2 रोटी दी थी, दाल दी थी और चने की सब्जी दी थी, और परोसी गई 2 रोटियों में से 1 रोटी कटोरी की 3/4 दाल और अधिकांश ज्यादातर तरकारी वो साफ कर चुका था, खा चुका था। अब सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसे लग रहा था शायद इसे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, अगर इसने खाना मांग लिया तो खाना है नहीं उससे, वो क्या करेगी। और ये सब सोच के ना इमोशनल उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए, और बहुत ही ज़्यादा वो हल्का हल्का सा रोने लग गई, ठीक है, जैसे आंखें भर आई उसकी। तो थोड़ी देर बाद मोहन की ओर उसने मुंह देखा तो लगभग लड़का जो था सारा खाना खा चुका था। अब सिद्धेश्वरी ने चौंकते हुए कहा, एक रोटी देती हूँ। मोहन ने रसोई की ओर पहले बहुत खुश होकर देखा, फिर सुस्त स्वर में बोला, थोड़ा दुखी होकर बोला, नहीं नहीं। सिद्धेश्वरी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं बेटा मेरी कसम, थोड़ी सी ले लो, थोड़ी सी ले लो, तुम्हारे भैया ने तो 1 ही रोटी ली थी। यानी अब सिद्धेश्वरी देवी से कहने की कोशिश करी कि भाई तुम्हारे भैया ने 1 ही खाई थी और तुमने 2 खा ली, मतलब उसे कहने की बात करी कि तुम्हारे बड़े भाई ने 1 खाई थी और तुमने 2 खाई, आने की फिर वो समझ जाता है अपनी माँ का थोड़ा सा मतलब। तो वो अपनी माँ को गौर से देखता है, फिर धीरे से कहता है, हाँ हाँ। फिर वो अपनी माँ से कहता है, नहीं रे बस, अव्वल तुम अब भूख नहीं है, और फिर रोटियां तूने ऐसी बनाई है कि खाई नहीं जाती, ना मालूम कैसी लग रही है। खैर अगर तू चाहती ही है तो कटोरे में थोड़ी सी दाल दे दे, दाल बड़ी अच्छी बनी है। अब सिद्धेश्वरी कुछ उससे कहते ही नहीं बन रहा था बेचारी, और फिर वो दाल जो थी उसने कटोरे में पूरी भर दी। अब मोहन कटोरे को मुंह में लगाकर जो दाल है वो सुड़ुक सुड़ुक पीने लग गया। तभी जो मुंशी जी थे वो अंदर आए। अब मुंशी जी जैसे अंदर आए तो मोहन दाल पीते पीते दाल को एक सांस में पी गया, और पी के वो लोटे को हाथ में लेके बाहर की तरफ चला गया। अब मुंशी जी को भी उसने सेम वही चीजें दी, 2 रोटियां दी, कटोरी भर दाल दी और चने की सब्जी दी। एक बात आपको बता दूं कि मुंशी जी एक जगह क्लर्क की जॉब करते थे, लेकिन 1.5 महीने पहले ही उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था, और तभी से वो जॉब की तलाश में घूम रहे थे और यहाँ वहाँ धूप में भटक रहे थे, लेकिन उन्हें हासिल कुछ पे नहीं हुआ और अभी भी उनको कोई नौकरी नहीं लगी। तो खैर खाते खाते वो सिद्धेश्वरी से पूछते हैं कि बड़का दिखाई नहीं दे रहा। अब सिद्धेश्वरी कहती है कि अभी अभी खाकर काम पे गया है, कह रहा था कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी मेरी, हमेशा बाबूजी बाबूजी करता रहता है, बोलता है बाबूजी देवता के समान है। अब मुंशी जी के चेहरे पे कुछ चमक आई, शर्माते हुए पूछा, क्या कहता था कि बाबूजी देवता समान है, बड़ा पागल है। सिद्धेश्वरी देवी थोड़ा सा गुस्सा हुई और कहने लगी, पागल नहीं है,
पागल क्यों होगा, बड़ा होशियार है। इस जमाने में कोई महात्मा है, मोहन तो उसकी बड़ी इज्जत करता है। आज कह रहा था कि भैया की शहर में बड़ी इज्जत होती है, पढ़ने लिखने वालों में बड़ा आदर होता है, और बड़का तो छोटे भाइयों को जान देता है। दुनिया में वह सब कुछ सह सकता है, पर ये नहीं देख सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए। अब मुंशी जी दाल लगे हाथ को चाट रहे थे। उन्होंने सामने की ताक की ओर देखते हुए थोड़ा सा हंसे और कहने लगे, बड़का तो दिमाग का खैर काफी ज्यादा तेज है। अब मुंशी जी 1.5 रोटी तो खा चुके थे। उसके बाद वो एक निवाले से युद्ध कर रहे थे, क्योंकि शायद सब्जी जो थी बहुत कम थी और उससे एक रोटी एक निवाले को उन्हें निकलने में दिक्कत हो रही थी। तो खैर उन्होंने वो एक गिलास पानी से वो चढ़ा गए अंदर। अब काफी ज्यादा शांति छा गई और इस शांति को दूर करने के लिए सिद्धेश्वरी देवी कुछ बोल पड़ी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो शांत रहेंगे तो फिर जो वो हैं अपनी परेशानी और दिक्कतों के बारे में सोचने लगेंगे, और अपनी परेशानी और गरीबी के बारे में सोच के वो और परेशान होंगे। इसलिए उसने कोई बात छेड़ दी। अब सिद्धेश्वरी देवी कहने लगी, हाँ पता नहीं कब बारिश होगी। फिर मुंशी जी ने कहा, हाँ मक्खियाँ बहुत हो गई हैं। फिर सिद्धेश्वरी देवी बोली, फूफा जी बीमार है, कोई समाचार नहीं आया। तभी मुंशी जी ने कुछ कहा कि हाँ गंगा शर्म बाबू की लड़की की शादी तय हो गई है, और इस तरह से दोनों छोटी छोटी बातें चीतें करने लग गए। अब सिद्धेश्वरी देवी जो है मुंशी जी कुछ बोल नहीं चाह रहे थे, उनका खाना तो खत्म हो गया था। अब वो बचे खुचे जो दाने थे खाने के, बचे खुचे चने के जो दाने थे उसको बंदर की तरह वो बीन रहे थे। अब सिद्धेश्वरी देवी ने पूछा, बड़का की कसम 1 रोटी देती हूँ, अभी बहुत सी है। मुंशी जी ने पत्नी की ओर अपराधी नजर से देखा कि मतलब अगर मैं लूंगा तो जैसे अपराधी होऊंगा। उन्होंने किचन की तरफ देखा, फिर कहा, नहीं 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 मुझे नहीं लेनी, रोटी रहने दो, पेट काफी भर चुका है, अन्न और नमकीन चीजों से तबीयत उब गई है मेरी। अगर तुमने कसम दी ही दी है तो चलो गुड़ होगा क्या? सिद्धेश्वरी ने कहा, हाँ हंडिया में थोड़ा सा है। मुंशी जी ने खुशी से कहा, अच्छा हाँ ठीक है, तो थोड़े गुड़ का ठंडा रस बना दो, वही पी लूंगा। तुम्हारी कसम भी हो जाएगी और जायका भी बदल जाएगा, साथ साथ हाजमा भी ठीक होगा। रोटी खाते खाते नाक में दम आ गया और ये कहकर ठहाका मार के हंसने लग गए। अब मुंशी जी को निपटाने के बाद जो सिद्धेश्वरी थी वो झूठी थाली लेके किचन की तरफ आई और वहां पे वो बैठ गई। अब फिर उन्होंने जब देखा हांडी में, तो हांडी से जब उन्होंने कटोरी में दाल निकाली तो पूरी दाल भी नहीं भरी, यानी कटोरे में पूरी दाल भी नहीं भरी, आधा ही भरा था। और चने की सब्जी भी हंडिया में जरा सी बची थी, वो भी उन्होंने ले ली। अब रोटियों की थाली जब उन्होंने देखी तो उसमें से बस एक ही रोटी बची थी, और वो रोटी भी इतनी मोटी भद्दी और जली हुई रोटी थी। तो वो अपनी उस रोटी को झूठी थाली में रखने जा रही थी। तभी उनका ध्यान गया, अरे मेरा बेटा छोटा प्रमोद जो बीमार पड़ा है उसने भी तो कुछ नहीं खाया। फिर उन्होंने उस रोटी के 2 हिस्से कर लिए और बराबर 2 हिस्से कर लिए, और एक रोटी वो एक गिलास में पानी लेके उसको खाने के लिए बैठ गई। जैसे ही एक निमाला उन्होंने उस रोटी का तेल किया, उनकी आंखों में पता नहीं क्या हुआ और आंसू टप टप बहने लग गए। तो यहाँ पे हमारी कहानी खत्म हुई।